स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर फरसाना में। 21 फरवरी करंट अफेयर। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद पर किसने इस्तीफा दे दिया? तो चेतन शर्मा ने। इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक अंडर कवर टीवी स्टिंग ऑपरेशन के बाद से ही उनके ऊपर इस्तीफा का दबाव था। अभी भी बीसीसीआई की ओर से किसी को भी नया चीफ सेलेक्ट नियुक्त नहीं किया गया है। चेतन शर्मा जनवरी में ही दोबारा चीफ सेलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए थे। चेतन शर्मा पहली बार दिसंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 57 वर्ष के चेतन शर्मा 1984 से 1994 के बीच के लिए कुल 88 मैच खेले हैं, जिनमें से 23 टेस्ट मैच और 65 एक दिवसीय वनडे मैच हैं। तो आइए आप 21 के बाद देख लेते हैं 22 के करंट अफेयर। तो किस भारतीय अमेरिका को यूट्यूब के लिए नए सीईओ के रूप में चुना गया? तो नील मोहन को। तो भारतवंशी नील मोहन के गूगल अब अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के लिए सीईओ के रूप में चुना गया। उन्होंने सुसान व्यूजिंग का स्थान लिया है। इससे पहले मोहन यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। नील मोहन वर्ष 2008 में गूगल से जुड़े थे और उन्हें वर्ष 2015 में यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया था। उन्होंने यूट्यूब मेंबरशिप सर्विसेज, यूट्यूब प्रीमियम म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस, यूट्यूब किड्स जैसे प्रमुख प्रोडक्ट्स के लॉन्च में अहम भूमिका निभाई है। आइए अब 23 का देख लेते हैं। तो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? तो अजय बंगा को। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। अजय पाल सिंह बंगा एक भारतीय अमेरिका हैं। बंगा का जन्म पुणे, महाराष्ट्र में एक सैनी सिख परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता सेना में पोस्टेड थे। यह वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म में से एक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास ने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया। मलपास के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा चुना गया था। तो इसके आधार देखते 24 के करंट अफेयर। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो पेरू ने। तो दक्षिण अमेरिका देश पेरू ने देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों के लिए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। पेरू ने डेंगू को प्रकोप के कारण देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्व में 13 विभागों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा किया था। एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार 2023 में अब तक 11,500 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस महीने की शुरुआत में पेरू का पड़ोसी देश बोलीविया ने भी 6,800 से अधिक मामलों और 26 मौतों के बाद स्वास्थ्य चेतावनी जारी की थी। दक्षिण अमेरिका देश पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ की मुद्रा सोल है। मैं ये 24 का देखते हैं 25 फरवरी। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई कोरियाई संस्कृति केंद्र, भारत और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के साथ इस कार्य की सह मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण के 21 केंद्रों में कुल 265 ताइक्वांडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 25 का राय देखते हैं 26 के करंट अफेयर। हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। वह किस क्लासिकल डांस के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो मोहिनी अट्टम। क्लासिकल डांसर मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्राचार्य थी। इनका 60 सालों का लंबा करियर था। उन्हें भारत सरकार ने देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथ ही उन्हें वर्ष 1990 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान प्रदान किया था। आइए अब 26 क्या देखते 27 करंट अफेयर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के गवर्नर के रूप में शपथ ली है?
तो आंध्र प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने विश्वभूषण हरिचंद का स्थान लिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने पूर्व जस्टिस नजीर को पद व गोपनीयता का शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को जस्टिस नजीर के आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। 27 के आइए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो 28 का देख लेते हैं। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्तीय मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक गवर्नरों की बैठक शुरू हुई। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों के 500 प्रतिनिधि, आमंत्रित और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में होने वाली चर्चाओं का उद्देश्य G20 फाइनेंस ट्रैक का विभिन्न वर्क स्ट्रीम के लिए स्पष्ट जनादेश प्रदान करना है। आइए 28 के बाद देख लेते हैं। अब 1 मार्च के करंट अफेयर। भारत के केंद्र उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को। तो भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के बारे में अधिक जानकारी और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देश के केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था। इस दिवस को चिन्हित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC की स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। आइए अब एक के बाद दो तो देख लें। 2 मार्च के। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ? तो भारत हाल ही में द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM4C पहल में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत के इस पहल को स्वागत किया है। द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में AIM4C पहल लॉन्च किया था। AIM4C जलवायु, स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करता है। इसके साथ ही भारत 42 सरकारों सहित 275 से अधिक भागीदारों में हो गया है, जो AIM4C के मिशन सामूहिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 2 क्या आइए अब आगे बढ़ते हैं 3 पे। तो 3 मार्च को देख ले। भ्रष्टाचार करप्ट प्रैक्टिस शब्द को भारत में किस अधिनियम के में परिभाषित किया गया है? तो लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व। भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 द्वारा निपटाया जाता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि भारत में कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार की शिक्षा योग्यता के आधार पर अपने वोट नहीं डालता है, इसलिए चुनावी उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी को भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता है। तो आइए अब चलते 4 मार्च के करंट अफेयर। हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन 2 देशों के बीच की संधि है? अमेरिका रूस की। न्यू स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच की अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण संधि है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में इस संधि में भागीदारी को निलंबित करने के लिए रूस के इरादे की घोषणा की। यह संधि सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती है जो दोनों देशों तैनात कर सकते हैं। इस पर 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो आइए अब 4 के बाद देख लेते हैं 5 मार्च के। फिर द मुकाब ये एक नई विकास परियोजना है जिसका संबंध किस देश से है? तो सऊदी अरब। द मुकाब एक नई विकास परियोजना है जिसकी घोषणा सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन
सलमान ने की है। यह महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश की राजधानी रियाद में द मुकाब नामक दुनिया की सबसे बड़ी भीतरी शहर का इमारत लार्जेस्ट इनर सिटी बिल्डिंग का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य सऊदी विजन 2023 में अनुरूप रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक शहर विकसित करना है। आइए 5 के बाद देखते हैं अब 6 के करंट अफेयर। तो अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो इजराइल। अल्ट्रासैट इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है। नासा और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच साझेदारी के माध्यम से 2026 की शुरुआत में एक भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च करने का जा रहा है। यह अल्ट्रावायलेट वेधशाला सुपरनोवा और न्यूट्रॉन सितारों के विलय जैसी छोटी अवधि की अंतरिक्ष घटनाओं को देखने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ऐसे स्रोतों पर पराबैंगनी प्रकाश को जल्दी से पकड़ने में व्यापक क्षेत्र का उपयोग करेगी। तो आइए 6 क्या देखते हैं अब 7 ही करंट अफेयर। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया 2023 कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विधि और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। यह पहली बार 1999 में यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा घोषित किया गया था। वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया था। 7 का देखते हैं 8 के। तो 22वें विधि आयोग जिसका कार्यालय को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया की अध्यक्षता कौन है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इस आयोग की अध्यक्षता कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे हैं। पुराने कानूनों की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने और आवश्यक परिवर्तनों को प्रस्ताव देने के लिए यह आयोग जिम्मेदार है। यह केंद्रीय नियमों को भी सरल करेगी और विसंगतियों को दूर करेगा। यह आयोग एक समान नागरिक संहिता कार्यान्वयन और एक साथ चुनाव कराने जैसे प्रमुख मुद्दों को भी जांच कर रहा है। 8 क्या देखते हैं 9 के करंट अफेयर। हाल ही में खबरों में रहे रियो कैनाव स्केटवे किस देश में है? तो कनाडा में। रियो कैनाव स्केटवे ओटावा कनाडा में एक लोकप्रिय शीतकालीन आकर्षण है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल रिडियो नहर का हिस्सा है। 1991 में बनने के बाद पहली बार रिडियो कैनाल स्केटवे बर्फ की कमी के कारण नहीं खुलेगा। यह इस क्षेत्र में असामान्य रूप से उच्च तापमान के कारण है। तो 9 के बाद देख लेते हैं 10 करंट अफेयर। 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.78 है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। प्रति दक्षिण कोरिया महिला अपेक्षित शिशुओं की औसतन संख्या 2021 में 0.81 से घटकर 2022 में 0.78 हो गई है। देश के स्थिर जनसंख्या बनाए रखने के लिए 2.1 प्रजनन दर की आवश्यकता है। हालांकि इसके मौतों की संख्या 2020 के बाद से जन्मों को पार कर गई है। कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में प्रमुख आर्थिक चिंताओं का कारण बन रही है। 10 के जाइए देखते 11 करंट अफेयर। हाल ही में खबरों में रही INS सिंधु केसरी क्या है? तो पनडुब्बी। INS सिंधु केसरी भारतीय नौसैनिक सेना से संबंधित एक सिंधु भूषण श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी है। 3000 टन की यह पनडुब्बी रूस के सेवेरोडोनेत्स्क में एक प्रमुख माध्यम मरम्मत सहजीवन विस्तार मीडियम रिफिट कम लाइफ एक्सटेंशन से गुजरी है। तो आइए अब 11 क्या देखते 12 करंट अफेयर। किस देश में कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र पॉलिसी लॉन्च की गई? तो अमेरिका प्रशासन ने एक नई वाणिज्यिक शस्त्र हस्तांतरण कैड नीति का अनावरण किया जो अपनी हथियार निर्यात नीति में मानवाधिकारों पर
अधिक जोर देती है। यह ट्रंप युग की नीति के विपरीत है, जिसने वाणिज्यिक विचारों को अधिक महत्व दिया। नई नीति में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा देखे जाने वाले अमेरिकी मूल के सैन्य उपकरणों की सरकार से सरकार, हथियार के हस्तांतरण, सुरक्षा सहायता और लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक बिक्री का समीक्षा शामिल है। और अगर 13 के देख लेते करंट अफेयर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सर्विस किस योजना के तहत शुरू की गई? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर सेवा को भारत के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 365 अस्पतालों ने लॉन्च की है कि 5 महीने के भीतर अपनाया है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह सेवा भाग लेने वाले अस्पतालों द्वारा प्रदर्शित एक अद्वितीय क्यूआर कोड का उपयोग करके आउट पेशेंट विभाग ओपीडी पंजीकरण के लिए पेपरलेस और तत्काल टोकन जनरेशन को सक्षम बनाती है। ये देखिए 14 के करंट अफेयर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह एक सींग वाले गेंडों की एक बड़ी आबादी का घर है। 2018 में जनगणना के अनुसार 2613 गेंडे इस पार्क में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में कराए गए सर्वे के आधार पर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गेंडों की संख्या पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले एक एक्टिविस्ट ने गेंडों की संख्या बढ़ाने की संभावना जताई थी। वही अब 14 का देख लेते 15 करंट अफेयर। तो किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो केन्या ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के अनुसार सरकार महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करने वाले निर्माताओं के लिए ट्रैफिक कंजंक्शन चार्ज और एक नया टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना और प्रमुख शहरों और कस्बों को यातायात की भीड़ से निपटाना है। अगर आइए देखते 16 करंट, किस राज्य के फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्थान मिला? तो पश्चिम बंगाल को। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स 2022 का दूसरा संस्करण जारी किया है। यह 10 साल से कम उम्र वाले के बच्चों की साक्षरता को मापता है। इंडेक्स शैक्षणिक बुनियादी ढांचे, शिक्षा तक पहुँचे, बुनियादी स्वास्थ्य दिखाने सहित 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर राज्य को मापता है। इसमें पश्चिम बंगाल को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में और उत्तर प्रदेश को बड़े राज्य श्रेणी में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। 16 का देखते 17 करंट अफेयर, फेटानिल और पशु ट्रैंक्विलाइजर को मिश्रण जिसे जाइलाइजन कहा जाता है, जिसे ट्रंप डोप के रूप में जाना जाता है, किस देश में चिंता पैदा कर रहा है? तो अमेरिका में फेटानिल और पशु ट्रैंक्विलाइजर जाइलाइजन एक खतरनाक मिश्रण बेचा जा रहा है, जिसे ट्रंप डोप के रूप में जाना जाता है। जाइलिन एक पशु ट्रैंक्विलाइजर लोगों की त्वचा पर विनाशकारी प्रभावों के लिए जाना जाता है। इस पदार्थ का उपयोग हेरोइन जैसे ओपियोड के लिए सिंथेटिक कटिंग एजेंट के रूप में किया जा रहा है और देश भर में प्रमुख शहरों में त्वचा संक्रमण और ओवरडोज के प्रकोप का कारण बन रहा है। देखते हैं 18 करंट अफेयर, कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथो फार्मेकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? तो इम्फाल में इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथो फार्मेकोलॉजी कांग्रेस 2023 की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है।
स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर पूर्व क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कर रहा है। ये सम्मेलन में 35 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में भाग लेंगे। तो आइए देखते हैं 18 के 19 के करंट अफेयर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वो W20 इंस्पेक्शन मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो औरंगाबाद। W20 महिला G20 के तहत एक आधिकारिक इंगेजमेंट ग्रुप समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। औरंगाबाद में W20 की शुरुआती बैठक की मेजबानी की और इसके बाद अप्रैल में जयपुर राजस्थान में 2 अन्य W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होंगी। 19 का देखते 20 के करंट अफेयर। तो किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया? तो औरंगाबाद। केंद्र गृह मंत्री ने अनापत्ति पत्र प्राप्ति करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की अधिसूचना जारी की है। आइए अब देखते हैं 21 करंट अफेयर, लास्ट करंट अफेयर। किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है? एनएससी ने भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स IBMX लॉन्च किया। निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स बेंगलुरु में म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज पर सेबी की कार्यशाला में लॉन्च किया गया। यह परिपक्वता के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए नगर पालिका बॉन्डों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग रखता है। तो ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन, तब तक बाय बाय।